नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश ढाल, आपका विज्ञान गुरु। अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपका पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ। विज्ञान की किताब में एक और नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग। आज के पाठ का नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले जो गुण होते हैं उनको पढ़ना। ये शब्द बना हुआ है अनु प्लस वंश प्लस इक और प्लस ता। इस प्रकार से इक और ता दो प्रत्यय लगा करके ये वंश के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले गुणों को इंगित करता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हेरिडिटी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 6 प्रश्नों को हमें हल करते हुए चलना है। आज का वीडियो पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनन में विभिन्नताएं क्यों आती है? मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस क्यों बन जाती है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, जनक द्वारा अपने ही जैसी और संतान पैदा करना। तो इसके अंदर विभिन्नताएं क्यों आ जाती है? मतलब ये कि बच्चा हूबहू माता पिता जैसा क्यों नहीं होता? तो पहला जवाब तो आपने सोच लिया होगा मन में कि यार या तो माता के जैसे हो सकता है या पिता के जैसे हो सकता है, दोनों के जैसे तो हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति एक जैसा ही होगा। तो इसका मतलब है ऐसा जनन जिसमें माता और पिता दोनों हो, उसमें कभी भी संतान दोनों जैसी नहीं हो सकती। वहां पर सदैव विभिन्नताएं होगी, वेरिएशंस होंगे। तो इसका एक लाइन में उत्तर है जी हाँ, लैंगिक जनन में सदैव विभिन्नताएं होगी और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं के बराबर होंगी। विभिन्नताएं होंगी पर नहीं के बराबर, इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। थोड़ा सा 1 मिनट दूंगा मैं आपको, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जनन जो है वो 2 तरीके का होता है। या तो होता है अलैंगिक जनन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एसेक्सुअल मेथड, और या होता है वो लैंगिक जनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेक्सुअल मेथड। नाम से पता लग रहा है कि इस तरह के जनन में लिंग होते हैं। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब नर और मादा, मतलब माता और पिता। इस तरह का जनन जिसके अंदर एक नर और एक मादा भाग ले और फिर वो संतान पैदा करे, वो लैंगिक जनन होता है। नर और मादा, आप केवल पुरुष और महिला को मत मानना, जितने भी स्तनधारी जीव आपको दिख रहे हैं उन सभी के अंदर शेर, शेरनी, गधा, गधी, घोड़ा, घोड़ी, चूहा, चूहिया, ये सभी नर और मादा है। सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधों के अंदर भी जो पुष्प पाया जाता है उसमें उभयलिंगी पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, और वो भी लैंगिक जनन करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते हैं, एक ही जीव है और वही अपने आप जनन करेगा, जैसे कि अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आदि आदि। जैसे मान लीजिए कि अमीबा है, अमीबा का कोई आकार होता नहीं है, आप कैसा भी अमीबा बना दो, ये अमीबा है। सबसे पहले इसका केंद्रक टूटेगा, 2 भागों में बंटा, अलग अलग दिशाओं में गया, बीच में एक खांच बनने लग गई और कुछ दिनों बाद 2 अमीबा बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ये अमीबा सदैव अपने पिता के जैसा होगा और ये भी सदैव पिता जैसा होगा और ये दोनों आपस में एक जैसे होंगे। अलैंगिक जनन के अंदर समानताएं रहती है, फिर भी यदा कदा ऐसा होता है कि कोई परिवर्तन आ जाता है, तभी तो अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर भी थोड़े बहुत गुण बदलते रहते हैं। तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मैंने पूरा कर दिया है। जनन में विभिन्नताएं आती है क्योंकि जनन में 2 अलग अलग जीव भाग लेते हैं। उन दोनों जीवों के योगदान से जो जीव बनता है उसके अंदर दोनों के मिश्रित गुण पर उपस्थित हो जाते हैं और उसकी वजह से विभिन्नताएं आती है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं सदैव ज्यादा रहती है, इसी से प्रजातियों में विकास होता है, जीवों में आगे उद्विकास होता है, नई नई जातियां बनती है। आनुवंशिक लक्षण और उपार्जित लक्षण क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
ऐसे लक्षण जो किसी संतान को उसके माता पिता दादा दादी या पीढ़ी दर पीढ़ी मिले उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। जैसे किसी परिवार में सभी लोग लंबे हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे तो बाप दादा सारी लंबे हैं तो हम लंबे ही होते हैं, तो वो आनुवंशिक गुण है। और उपार्जित लक्षण वो होता है जो उसको जन्म से नहीं मिला हुआ है, वो उसने यहाँ पे ही डेवलप किया है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा दुबले पतले मम्मी पापा का बच्चा है, मतलब मम्मी पापा दोनों दुबले पतले हैं, इतने हट्टे कट्टे नहीं है, पर वो बच्चा जो है वो 10 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर देता है, उसको कसरत करने का शौक जगता है और वो 20-21 का होकर के बड़ा हट्टा कट्टा जवान निखरता है। तो उसका कारण है उपार्जित लक्षण। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं। यह वह व्यक्ति है जो कि 22 जुलाई 1822 को पैदा हुआ और एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। अगर मैं गरीबी कहूं तो गलत नहीं है। और इनको पढ़ाई का बड़ा शौक था। दर्शन शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में इन्होंने एग्जाम तो दिए थे, टीचर बनना चाहते थे, लेकिन पास नहीं कर पाए। तो उसके बाद में इन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक छोटे कस्बे में एक चर्च में पादरी की नौकरी ले ली। पादरी क्या होता है, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी जी होते हैं वैसे चर्च में पादरी जी होते हैं। वो वहां पर बाइबल पढ़ाते हैं और आने वाले लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। तो हमारे जो ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब है, ये चर्च में काम करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि सुबह शाम का काम था तो खाली समय में चर्च के बगीचे में इन्होंने पौधे उगाने शुरू कर दिए। 8 से 10 साल तक उन्होंने उस पर काम किया, कई तरह के पौधों पे काम किया, पर मुख्य रूप से इन्होंने मटर के पौधे पर खूब प्रयोग किए। मटर के पौधे पर प्रयोग करके अपने सारे के सारे जो पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक जितने भी परिणाम आए वो सभी मैथमेटिकल आंकड़ों के रूप में एक कॉपी में कंपाइल किए और बाद में एक शोध पत्र जारी किया। उसी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी, इस तरीके की एक पत्रिका आती थी, उसके अंदर उन्होंने ये शोध पत्र जारी किया और अपने जितने भी आउटकम्स थे, फाइंडिंग थी, परिणाम थे, वो उसमें उन्होंने दर्ज कर दिए और इसी के बाद में दुनिया को अलविदा कह दिया। तो इस तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, एक पादरी कह सकते हैं, एक शिक्षक कह सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल मटर के पौधे पर प्रयोग किए और मटर के पौधे में पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले गुण धर्मों का अध्ययन किया और इस आधार पे जो है वो भविष्यवाणी तक की कि अगर लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण कराओगे तो बनने वाला पौधा हमेशा लंबा होगा। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के अनुसार कि कोई बंदा कैसे ये घोषणा कर सकता है कि इन दोनों के मिलने से ये पौधा बनेगा। बाद में मेंडल भाई साहब तो गुजर गए। मेंडल के गुजरने के लगभग 30 साल बाद 3 वैज्ञानिक, जिसके अंदर ह्यूगो डीब्रीज, कॉल कोरेंस और एरिक शेरमन, इन तीनों ने मिल करके इनके काम को दुनिया के सामने रखा। हुआ तो ये था कि ये तीनों व्यक्ति ही यही प्रयोग कर रहे थे और मजे की बात है ये भी उसी परिणाम पे पहुंचे जिस परिणाम पे मेंडल भाई साहब थे, क्योंकि इन्होंने कैसे करके वो पत्रिका उनको मिली, जब पढ़ा तो ये पता लगा कि भैया हम जो आज हमने जो फाइंडिंग्स है, हमारे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, ये 30 साल पहले मेंडल भाई साहब को हमें पहले ही मिल चुके हैं। तो इस वजह से इनको आनुवंशिकी का पिता कहा गया। अगला, मटर या पाइसम सटाइवम क्यों चुना? मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो एक बच्चा मजाक में कहता है कि सर शायद उसको मटर बड़ी पसंद होगी तो मटर पनीर भी बन जाता और प्रयोग भी हो जाता, आम के आम गुठलियों के दाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मटर का जो पौधा था, मेंडल बड़ा ही गहरा व्यक्ति था, वह ऑब्जर्वेशन उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, 1 साल में वह लगेगा और खत्म हो जाएगा और 2 बार फल भी दे देगा। इसका मतलब है 1 साल के अंदर उसकी 2 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका मतलब मोटा मोटी 8 या 10 साल में उन्होंने 20 पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अगर वो कोई ऐसा पेड़ ले लेते जैसे आम का पेड़ है तो वो 10 साल में तो फल देना शुरू करता,
अगर कोई और ऐसा पौधा ले लेते जिसमें लंबा टाइम लगता तो वो ठीक नहीं था। तो मटर का पौधा 1 वर्षीय था, ये अच्छी बात है। 1 वर्ष में 2 से 3 बार वो फल दे देता है, ये भी अच्छी बात है। तो चांसेस बढ़ गए अध्ययन करने के। इसके अलावा मटर का जो पौधा था उसके अंदर बहुत ज्यादा लक्षण थे। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लक्षणों का, गुणों का अध्ययन। मटर के पौधे में ये भरपूर थे। मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, इसकी बात करेंगे अपन लोग। और तो और मटर का जो फूल होता है ना, वो फूल उभयलिंगी होता है, उसमें नर और मादा दोनों गुण पाए जाते हैं। यहाँ तक कि मेंडल को ये बड़ा अच्छा ज्ञान था कि इसमें फूल में, देखिए मैं एक फूल आपके सामने बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये फूल है, ये फूल की पंखुड़ियां हैं, और इस फूल की पंखुड़ियों में ये पुंकेसर है और ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, और ये वर्तिकाग्र आगे जाकर के यहाँ पर अंडप में जाके मिलता है। तो यदि पुंकेसर के जो परागकण है वो पुंकेसर पुरुष भाग है, पुंकेसर के परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए अगर अंडप से जाके मिल जाते हैं तो यहाँ पर बीज बनना शुरू होगा। अभी तो देखो चौमासे का समय है, अगर आपके आसपास काकड़िया मतीरे की बेलें हैं तो आप जाके देखना, छोटा सा जो एकदम काकड़िया मतीरा लग रहा है ना, उसके आगे एक छोटा सा फूल होता है, और वो फूल कुछ दिन में सूख के झड़ जाएगा। कोई भी फल ले लेना, वो जहां पर पेड़ से लगा होता है उसके आगे का जो पार्ट है वहां पर छोटा सा फूल सूखने के बाद उसका अवशेष रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुंकेसर जो वर्तिकाग्र से आते हैं और यहाँ पर अंडप या जायांग से मिलते हैं। तो मैं आपको यह बता रहा था कि अगर आप इन पुंकेसर को काट दो तो फिर इसमें कभी स्वपरागण का चांसेज ही नहीं रहेगा। अगर पुंकेसर किसी दूसरे फूल से आए तो उसे कहेंगे परपरागण, और अगर खुद के ही पुंकेसर से परागकण आए तो इसे कहेंगे स्वपरागण। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण का मतलब है खुद के पुंकेसर वर्तिकाग्र पे गिर जाना, परपरागण यानी दूसरे के पुंकेसर वर्तिकाग्र पर आना। अब मटर में कौन कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, मटर के अंदर मोटा मोटी 7 तरीके के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है जो मेंडल ने खूब अच्छे से अध्ययन किया, आंकड़े दिए पक्ष में। पहला है पादप की ऊंचाई। जो पौधा है उसके ऊंचाई वाले 2 तरीके के पौधे हैं, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बुना होगा। तो मेंडल ने यहां तक घोषणा कर दी कि लंबे और बुने पौधे के अंदर जब आप संकरण कराओगे तो पौधा हमेशा लंबा होगा। इसका मतलब लंबेपन का गुण प्रभावी है, बोनेपन का गुण तो है पर वो अपना दिखा नहीं पा रहा है, इसी वजह से उसको अप्रभावी कह दिया। पुष्प की स्थिति, फूल जो लगेगा, अगर वो फूल टहनी के कहीं बीच में लग रहा है तो उसे कहेंगे कक्षीय फूल और एक्सियल, और अगर वह अंत में आगे आगे जाकर लग रहा है तो उसे कहेंगे अग्रस्त या टर्मिनल। तो फूल की भी 2 पोजीशन मटर में थी, या तो वह होगा कक्षीय यानी बीच बीच की कक्षाओं में होगा, और या फिर वो आगे आगे जाकर के टर्मिनल पे अग्रस्त होगा। और इसमें भी मेंडल ने कहा कि जो कक्षीय फूल होते हैं उस तरीके का पौधा प्रभावी है। अगर इन दोनों का संकरण कराओगे तो होने वाले नए बीजों में हमेशा ये पाया जाएगा। परिपक्व फली की आकृति, जो फली पक गई है अब उसमें बीज पड़ गए हैं, उसकी आकृति या तो फूली भी होगी एकदम ऐसी फूली हुई, और या फिर संकीर्ण होगी। संकीर्ण का मतलब है ये इस हिसाब से हो, मतलब आपको बीज ऐसे उभरे हुए लगेंगे उसके अंदर, इमली नहीं होती क्या, उस हिसाब से। अपरिपक्व फली का रंग, जब पक गई है वो तो उस हिसाब से, और अपरिपक्व फली का रंग या तो वो हरी होगी या पीली होगी। ठीक है, उसमें भी हरी प्रभावी है। पुष्प का रंग, फूल या तो बैंगनी है या सफेद है, बैंगनी और सफेद वाले में बैंगनी प्रभावी है। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार, तो जो बीज है वो जैसे गोलाकार एकदम गोल बीज, और कुछ बीज ऐसे होंगे जो जिनके ऊपर सलवटें हैं तो वो झुर्रीदार। इन दोनों के अंदर गोलाकार बीज वाला गुण प्रभावी है, और बीज का रंग या तो पीला होगा या हरा होगा, यहाँ पे पीला प्रभावी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल भाई साहब ने ये घोषणा कर दी थी कि संतान में जनकों से जो लक्षण आते हैं उनमें से एक लक्षण ही दिखता है, दूसरा लक्षण दब जाता है। जो दिखता है वो प्रभावी है और जो नहीं दिखता वो अप्रभावी है। इसे ही कहा गया था प्रभाविकता का नियम। एक नया नियम मैंने बता दिया है, पहला नियम है।
चलिए, अब आनुवंशिकता का रासायनिक आधार क्या है? हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समय देना पड़ेगा। आइए देखते हैं रासायनिक आधार क्या होता है। तो मैं ये मिटा देता हूं बच्चों, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं। तैयार हो? बोर नहीं होना, ध्यान पूरा इधर ही रखना, ठीक है। देखिए, जो एक कोशिका होती है उस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो इसका मतलब ये एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर ये उसका केंद्रक है। अगर ये मार्कर आपको नहीं दिख रहा है ग्रीन कलर में तो मैं ब्लैक ले लेता हूं। इसी केंद्रक को मैं यहां पर बड़ा करके आपके सामने रख देता हूं। केंद्रक हमेशा डबल लेयर का होता है और इसके अंदर बहुत सारे धागे पाए जाते हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है ना, यही आपस में खास तरह के संरचनाएं बना लेता है और दिखने में ये एक्स वाई जैसे दिखते हैं, इन्हें हम कह देते हैं गुणसूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं गुणसूत्रों पे कुछ खास बिंदु पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी रखते हैं, उन्हें कहते हैं जीन। तो अल्टीमेटली जनन की घटना में रासायनिक आधार ये डीएनए है, जो हमने गुणसूत्र माना ना, गुणसूत्र बने हुए हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल नामक प्रोटीन से, और ये जो प्रोटीन है ये कुछ खास सीक्वेंस में जुड़ता है, तो उसको जीन्स कह देते हैं। होने वाले संतान में रंग कैसा होगा ये जीन तय करेंगे। जीन किसके बने हुए? डीएनए के। डीएनए कहाँ है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र कहाँ है? केंद्रक में। बस ये इसका रासायनिक आधार है। आप एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये कहना है कि प्रत्येक शरीर में जिसके भी जो लक्षण, जैसे गाय के 4 पांव हैं, 2 सींग है, तो उसके अंदर ऐसे डीएनए पाए जाते हैं जो उसमें ये गुण पैदा करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।